तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज एटॉमिक मॉडल्स। इससे पहले बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, रेज, रेडियो एक्टिविटी के बारे में, अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज के बारे में। तो आज एक ऐसा लेक्चर है जिस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब एटम की शेप कैसी है, एटम में उन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और डिस्कवर किया हमने, उनमें वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते कहां पे हैं। आप सब जानते हैं कि एटम में ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अरेंजमेंट है कहां, उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो मॉडल्स आए या जो स्ट्रक्चर्स आए, उन स्ट्रक्चर्स को एटॉमिक मॉडल्स कहते हैं। तो एटॉमिक मॉडल या एटम का स्ट्रक्चर देने में जिस साइंटिस्ट का सबसे पहला वर्क था वो थे हमारे साइंटिस्ट थॉमसन। और उन्होंने क्या किया, सबसे पहले मॉडल दिया, सबसे पहले बताया एटम का स्ट्रक्चर, और उस मॉडल को बोलते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन का पूरा नाम जे थॉमसन था, जे थॉमसन। और इन्होंने अपना मॉडल 1904 में दिया। 1904 में सबसे पहले एटम का स्ट्रक्चर देने में थॉमसन का ही रोल था। अब इन्होंने क्या कहा, जरा यह समझने की आप कोशिश करेंगे। इन्होंने कहा कि एटम एक स्फेरिकल शेप का एक होता है, स्फेरिकल शेप का एक स्ट्रक्चर होता है। स्फेरिकल शेप का है तो हम बनाएंगे स्फेरिकल शेप, तो एटम है स्फेरिकल शेप का। और स्फेरिकल शेप का एटम है जिसका रेडियस अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर -10 मीटर होती है। देखिए, आप अंदाजा कर सकते हैं, माइनस है तो कितना कम होगा उसका रेडियस, बड़ा ही कम रेडियस है एटम का, जिसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा एम्बेडेड होता है, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है उस एटम के अंदर। तो हम बोल सकते हैं कि एटम एक स्फेरिकल शेप का है, और स्फेरिकल शेप के एटम का रेडियस 10 की पावर -10 मीटर है। ये किसने कहा, थॉमसन ने कहा। और उसने ये भी कहा कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है पॉजिटिव चार्ज की पूरे के पूरे एटम के अंदर। मैं ये बता रहा हूं आपको, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे के पूरे एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज की क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। पॉजिटिव चार्ज की यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रही होगी आपको, हर जगह पे पॉजिटिव चार्ज है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, थॉमसन ने कहा। उसके साथ साथ उसने यह भी कहा कि उस पॉजिटिव चार्ज जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है स्फेरिकल एटम के अंदर, जिसका रेडियस 10 की पावर -10 मीटर है, उसमें नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड मतलब पड़े हुए होते हैं। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन बीच में होते हैं। कहां पे होते हैं, जहां पे हमारा पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, उसी के बीच नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड होते हैं। और इस तरीके से एम्बेडेड होते हैं कि उन नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज, ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर भी और इधर भी, इस तरह से अरेंज है कि उस नेगेटिव चार्ज को इधर से भी मिनिमम रिपल्शन होगी और इधर से भी मिनिमम रिपल्शन होगी। ऐसा नहीं कि सारे के सारे नेगेटिव चार्ज एक ही तरफ आ जाएं, वो इस तरफ से अरेंज हैं कि उनमें मिनिमम रिपल्शन हो और मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो। ऐसा बताया हमें जे थॉमसन ने। ये ऑलरेडी आप क्लास 9th या 10th में आप जान भी चुके हैं इस चीज को, ठीक है। उसने कहा एक और बात कही, उसने, यहां तक आपको क्लियर है, उसने एक और बात कही, उसने कहा कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा हमारे इस स्फेरिकल एटम के अंदर, उतना ही हमारा नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही हमारा नेगेटिव चार्ज होने वाला है इस एटम के अंदर। मोreover, उस मॉडल को उसने एक नाम दिया और उसका नाम बड़ा ही फेमस है, आप जानते हैं, वाटरमिलन मॉडल। वाटरमिलन मॉडल, ठीक है, वाटरमिलन मॉडल का नाम दिया। जैसे वाटरमिलन में हमारा रेड पोर्शन होता है, और रेड पोर्शन आप मान लीजिए वो सारा का सारा हमारा स्फेरिकल रेड पोर्शन हमारा प्रोटॉन है, और रेड पोर्शन के बीच वाटरमिलन में सीड्स होते हैं, उस सीड्स को आप क्या मानेंगे, इलेक्ट्रॉन मानेंगे। क्लियर है। अब बताइए, अब बात आती है स्टेबिलिटीज की। तो स्टेबिलिटी क्या है, क्या ये स्टेबल है या नहीं है, वो देखिए।
तो इसकी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने के लिए यह देखा गया कि ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो इस तरीके से अरेंज हैं कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से मिनिमम रिपल्शन में होगा और मैक्सिमम स्टेबिलिटी में होगा। ऐसा नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन सारे पास पास हैं, एक ही तरफ इलेक्ट्रॉन है उधर है ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से अरेंज होंगे कि मिनिमम इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन हो और मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो। तो यहां से पता चलता है स्टेबिलिटी ऑफ एटम का यहां पे, ठीक है। तो ये बात थी टोटल कंप्लीट थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम की। सिंपली थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम एक स्फेरिकल टाइप का एटम होता है। उसने कहा कि एटम स्फेरिकल होता है, ठीक है, और स्फेरिकल एटम में रेडियस उसका होता है 10⁻⁻10 मीटर और उसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है हमारे पॉजिटिव चार्ज की, और पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जैसे सीड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे वाटरमेलन में। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी के बारे में, उस मॉडल की स्टेबिलिटी के बारे में उसने इस तरीके से बताया कि वो इलेक्ट्रॉन आपस में इस तरीके अरेंज होंगे कि उन इलेक्ट्रॉन में मिनिमम रिपल्शन हो और मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो। रिपल्सिव फोर्सेस मतलब कम होंगी इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, और मोर ओवर वो पॉजिटिव चार्ज में एम्बेडेड होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन। दिस इज ऑल अबाउट द थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट मॉडल, दैट इज रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम को। चलिए, तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम को समझने के लिए हमने एक फिगर आपके सामने ड्रा की हुई है। तो आइए शुरू करते हैं हम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड मॉडल जो था, ये जैसे थॉमसन मॉडल जे थॉमसन ने 1904 में दिया, इसी तरीके से रदरफोर्ड मॉडल जो था ये भी रदरफोर्ड ने दिया है। नाम रदरफोर्ड मॉडल है तो दिया रदरफोर्ड ने है, और रदरफोर्ड के साथ साथ उसके कुछ स्टूडेंट्स भी थे। एक तो रदरफोर्ड था जिन्होंने रदरफोर्ड मॉडल दिया, और उनके साथ उनके स्टूडेंट्स थे जिनका नाम था हैंस गीगर और अर्नेस्ट मैसिन ऐसे नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये मॉडल दिया। और ये मॉडल आया हमारा कब? 1911 में आया एटम का मॉडल, सेकंड मॉडल, दैट इज रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है। अब जरा देखते हैं ये मॉडल कहता क्या है, वो देखते हैं हम जरा। देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट क्या है? मतलब गोल्ड की एक फॉइल ली, पतली बारीक सी शीट ली और उस पे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। किसने? रदरफोर्ड और उनके कुछ साइंटिस्ट ने 1911 में गोल्ड की फॉइल मतलब पतली बारीक सी शीट होगी, उस पे कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया रदरफोर्ड और उनके कुछ साइंटिस्ट ने, और फिर वहां से एटम का स्ट्रक्चर इन्होंने बताया। इनका प्रोसीजर देखिए जरा, इन्होंने क्या किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, उसका नाम है रेडियम, वो लिया। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को इन्होंने एक लेड का एक ब्लॉक है, लेड ब्लॉक मतलब एक ऐसा हिस्सा, ऐसी शेप वाला लेड का कोई हिस्सा बना हुआ है, उसके बीच रखा। अब वहां से इन्होंने रेज पास करवाई, और जिन रेज को इन्होंने पास करवाया, हम जानते हैं कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में अल्फा रेज होती है, बीटा रेज भी होती हैं, गामा रेज भी होती हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ ऐसी रेज ली जिन रेज का नाम था अल्फा रेज। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में इन्होंने अल्फा रेज वहां से निकाली और वो पास करवाई। आगे स्लिट से निकाली, स्लिट से रखने का मतलब कल भी आपको बताया, वो ये है कि स्लिट सिर्फ क्या करती है, रेज को सीधा स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में फॉलो ऑन करवाती है। अल्फा रेज को पास करवाया और अल्फा रेज जाके गोल्ड की फाइल के ऊपर उन्होंने स्ट्राइक करवाई, ठीक है। अब वहां से क्या किया, उन्होंने गोल्ड फाइल के इर्द गिर्द जिंक सल्फेट की स्क्रीन, या हम बोल सकते हैं फोटोग्राफिक प्लेट रखी हुई है। और फोटोग्राफिक प्लेट या जिंक सल्फेट की स्क्रीन का क्या काम है, वो आप जानते हैं कि फोटोग्राफिक प्लेट या जिंक सल्फेट की स्क्रीन इमेज बनाने के लिए होती है, हमें कुछ दिखाने के लिए होती है। यह था सारा का सारा इनका प्रोसीजर, जिसे आप कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। आइए इनकी ऑब्जर्वेशन देखते हैं। हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है, हमने कंस्ट्रक्शन समझ ली है कि कंस्ट्रक्शन में इन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया लेड ब्लॉक के बीच, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अल्फा रेज पास करवाई, वो अल्फा रेज गोल्ड की फाइल के ऊपर फेंकी, और गोल्ड की फाइल की चारों तरफ एक सर्कुलर जिंक सल्फेट की स्क्रीन या फोटोग्राफिक प्लेट रखी हुई है। आइए अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज ऑब्जर्वेशन। इनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया जब इन्होंने अल्फा रेज को पास करवाया, वो ऑब्जर्वेशन आप देखेंगे सर। इस एक्सपेरिमेंट, दैट इज इस एक्सपेरिमेंट का नाम है रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो कि रदरफोर्ड ने परफॉर्म किया, इसके बेस पे उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन की। वो ऑब्जर्वेशन क्या है वो आप देखिए। सबसे पहली जो ऑब्जर्वेशन थी इनकी, वो मैं आपको बताने वाला हूं। इन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज,
मोस्टली अल्फा रेज 99% अल्फा रेज वो क्या थी, उस गोल्ड की फॉइल से सीधा का सीधा पास ऑन हो जा रही थी। गोल्ड की फाइल से जैसे ही गोल्ड की फाइल के ऊपर पड़ती थी वो सीधा का सीधा जैसे जैसे आ रही थी वैसे ही आगे सीधा जिंक सल्फेट की स्क्रीन के ऊपर पड़ रही थी, बिना कोई डिफ्लेक्शन शो किए हुए। एक बात क्लियर है, मैंने आपको बोला कि अल्फा रेज कितनी, 99% अल्फा रेज, 99% अल्फा रेज, 99.9% भी कहीं किताबें लिखती हैं, तो आप वही लिख लीजिए। 99.9% अल्फा रेज जो थी वो सीधा बिना डिफ्लेक्शन शो किए हुए पास हो रही थी। एक ऑब्जर्वेशन क्लियर है। सेकंड ऑब्जर्वेशन देखिए, सेकंड क्या ऑब्जर्व किया उनके साइंटिस्ट, उनके स्टूडेंट्स ने और रदरफोर्ड ने। सेकंड उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा रेज ऐसे भी हैं, कुछ अल्फा रेज ऐसे भी हैं जो कि जैसे ही गोल्ड की फाइल के ऊपर पड़ेंगी उस पे स्ट्राइक करके कुछ छोटा सा एंगल बना के डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, छोटा सा एंगल बना के डिफ्लेक्ट हो रही हैं। दिखाई दे रहा होगा आपको, देखिए ये यहां पे जाके पड़ती थी और जैसे यहां पे पड़ती थी इमेज यहां बनती थी, और जब इमेज यहां बनती थी तो रदरफोर्ड उनके साइंटिस्ट उनके साथी ने ये देखा कि अच्छा ये रेज यहां से डिफ्लेक्ट हुई है, तभी तो इन्होंने क्या किया, यहां आके इमेज बनाई, मतलब कुछ एंगल बना रही थी। और वो कितनी, मोस्टली कम से कम आप बोल सकते हैं 0.1% कुछ रेज ऐसी थी जो कि डिफ्लेक्ट हो रही थी विद अ स्मॉल एंगल। दो ऑब्जर्वेशन क्लियर है। अब तीसरी ऑब्जर्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, वो देखिए क्या है। उन्होंने तीसरी बात ये कही, उन्होंने ये बात कही कि कहीं 20,000 में से कोई एक रेज ऐसी भी होगी जो कि जैसे ही गोल्ड की फाइल के ऊपर पड़ेगी वो क्या करेगी, वो अपनी पहली डायरेक्शन में जिस शेप से आई उसी रास्ते से वापस डिफ्लेक्ट करना शुरू कर जाएगी। ठीक है, कहीं 20,000 में से कोई रेज ऐसी भी होगी कि जिस रास्ते से वो चल के आई थी जैसे ही गोल्ड की फाइल के ऊपर पड़ी वो उसी रास्ते से वापस, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो 180 का एंगल बना के वापस चलेगी। 180 का एंगल मतलब जिससे आई उसी से वापस, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि 120 डिग्री से ज्यादा का एंगल उसने बनाया। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो तीसरी ऑब्जर्वेशन थी कि कहीं 20,000 में से कुछ रेज ऐसी भी है जो कि अपनी ओरिजिनल पाथ, जिस पाथ से आई उसी रास्ते से वापस, या 120 से ज्यादा का एंगल बना के डिफ्लेक्ट हुई है। तो ये थी हमारी ऑब्जर्वेशन। आइए इन ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने कंक्लूड क्या किया वो देखते हैं। कंक्लूजन, तो देखिए कंक्लूजन क्या था रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन का। उन्होंने क्या कंक्लूड किया अपनी ऑब्जर्वेशन से, वो हम देखते हैं कंक्लूजन के बेस पे। ठीक है, देखिए तो पहली ऑब्जर्वेशन थी उनकी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज बिना डिफ्लेक्ट किए हुए पास हो रही थी। तो क्या कंक्लूड किया उस ऑब्जर्वेशन से, उन्होंने सोचा कि मैक्सिमम अल्फा रेज या अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए पास हो रही हैं, तो इसका मतलब मैक्सिमम स्पेस हमारे एटम के अंदर एम्प्टी है, तभी तो वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रही। अब आप सोचेंगे सर कैसे पता चला? बच्चे, अल्फा रेस के ऊपर चार्ज क्या है? अल्फा रेस के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज से ही होती है रिपल्शन। तो आगे मैक्सिमम स्पेस एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज वाली नहीं है, वो मैक्सिमम स्पेस जो होगी वो नेगेटिव चार्ज वाली होगी, या मे बी वहां पॉजिटिव चार्ज ना हो, तभी वो रेज आगे पास ऑन हो जा रही थी, ना ही डिफ्लेक्ट हो रही थी, ना ही किसी के साथ रिपल्शन शो कर रही थी। तो पहला पॉइंट उन्होंने ये कंक्लूड किया कि 99% अगर रेज बिना डिफ्लेक्ट हुए पास हो रही हैं, इसका मतलब 99% हमारे एटम का जो हिस्सा है वो एम्प्टी होता है। एक बात क्लियर है? तो पहली ऑब्जर्वेशन से पहला कंक्लूजन क्लियर हो चुका। सेकंड कंक्लूजन देखिए, सेकंड उन्होंने कहा कि कुछ अल्फा रेज ऐसी थी, याद रखिए ऑब्जर्वेशन सेकंड बोल रहा हूं दोबारा से, उन्होंने कहा कि कुछ अल्फा रेज ऐसी भी थी जो कि स्मॉल एंगल बना के डिफ्लेक्ट हो रही थी। यही बात कही थी मैंने आपको। इसका मतलब क्या है? कंक्लूजन देखिए यहां से, उन्होंने कहा कि कुछ स्मॉल एंगल बना के डिफ्लेक्ट हो रही हैं अल्फा रेज, इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज कोई बॉडी प्रेजेंट है एटम के अंदर, तभी उस अल्फा रेज को उस पॉजिटिव चार्ज बॉडी के साथ जब मिली वहां उसके साथ रिपल्शन हुई, और रिपल्शन होके थोड़ा सा एंगल बना के डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, समझे आप मेरी बात को? ठीक है, सेकंड कंक्लूजन दोबारा से बोलने वाला हूं। उन्होंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी है
कुछ पॉजिटिव चार्ज बॉडी एटम के अंदर प्रेजेंट है, जिस पॉजिटिव चार्ज बॉडी ने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज अल्फा रेज को रिपल किया, बिकॉज लाइक चार्ज ऑलवेज रिपल ईच अदर। तो सेकंड कंक्लूजन भी हमारा क्लियर है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज ने रिपल किया। थर्ड देखिए, तीसरा कंक्लूजन आप देखिए, थर्ड कंक्लूजन क्या दिया उन्होंने। थर्ड उन्होंने कहा था, ऑब्जर्वेशन याद रखिए, तीसरी ऑब्जर्वेशन उन्होंने कहा था कि कुछ रेज 99% क्या बिल्कुल 100% उसी डायरेक्शन में मूव कर जाती थी, ठीक है, वापस। तो अब उन्होंने क्या कंक्लूड किया यहां से, उन्होंने कहा कि कुछ रेज ऐसी थी जो कि 100% मूव करती थी। उसका कारण यह था कि वो जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है वो स्मॉल वॉल्यूम में है, बड़े छोटे वॉल्यूम में है और बड़ी हैवी है। जैसे ही उस पॉजिटिव चार्ज बॉडी उस स्मॉल वॉल्यूम, उस छोटे वॉल्यूम और हैवी मास के ऊपर पड़ती है, तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी, ये लेट करते हैं, ये रेस थी, जैसे ही इसके ऊपर पड़ी ये डिफ्लेक्ट होना शुरू होगी, अपने 120 डिग्री एंगल से ज्यादा का डिफ्लेक्शन शो करेगी या अपने ही रास्ते में डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगी। ठीक है, पहला पॉइंट आपको क्लियर, पहला पॉइंट यहां से आपको क्लियर हो रहा है कि देखिए मैक्सिमम स्पेस हमारी पॉजिटिव चार्ज वाली है ही नहीं एटम में, ठीक है, तो मैक्सिमम अल्फा रेज पास हो गई हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कुछ रेज ऐसी हैं जो कि पड़ती हैं उसके ऊपर, देखिए साइड पे कहीं जाके पड़ी, साइड पे, और डिफ्लेक्ट हो गई किसी एंगल से, साइड पे जाके पड़ी और डिफ्लेक्ट होगी किसी एंगल से, किसी स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होगी, दिखाई दे रहा होगा आपको। और कुछ रेज ऐसी हैं जो कि उस 100 छोटे से वॉल्यूम पे जाके पड़ती हैं और 100% अपने ओरिजिनल पाथ पे मूव कर जाती है, ठीक है। अब यहां तक आपको क्लियर है। तो ये कंक्लूजन देने के बाद और ऑब्जर्वेशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने क्या कहा, रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया फाइनली कि एटम के अंदर दो हिस्से होते हैं, मतलब एटम दो हिस्सों से मिलकर बना है, एटम दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, दो पार्ट से मिलकर बना है, ऐसा बोल दीजिए। एक पार्ट को हम बोलते हैं न्यूक्लियस, एक पार्ट का नाम आया न्यूक्लियस, और दूसरे पार्ट को उन्होंने कहा न्यूक्लियस के बाहर वाला पोर्शन, ठीक है, दैट इज एक्स्ट्रा पोर्शन, एक्स्ट्रा टू द न्यूक्लियस, दैट इज नोन एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है। एटम दो हिस्सों से मिलकर बना है, एक न्यूक्लियस और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अब कैसे उन्होंने बताया कि कौन सा न्यूक्लियस है और कौन सा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। उन्होंने कहा कि अगर ये स्फेरिकल एटम है तो स्फेरिकल एटम का ये सेंटर होगा हमारा न्यूक्लियस, स्फेरिकल एटम का सेंटर होगा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो पार्ट होगा उस पार्ट को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है। स्फेरिकल एटम का सेंटर होता है हमारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द का जो पार्ट होगा उसे हम क्या बोलते हैं, उसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोलते हैं। मोरओवर न्यूक्लियस ही एक ऐसी जगह है जहां पे सारा का सारा एटम का पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। अब फाइनली उन्होंने न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट की भी डेफिनेशन दी, वो मैं आपको देने वाला हूं। न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट की डेफिनेशन क्या है, तो देखिए न्यूक्लियस क्या होता है उसको डिफाइन करते हैं। न्यूक्लियस है ऐसी बॉडी जो कि एटम के सेंटर के बीच प्रेजेंट हो, ऐसी बॉडी ए सेंट्रली प्लेस्ड बॉडी बोल दीजिए, जो कि एटम के सेंटर के बीच प्रेजेंट हो और उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और जहां पूरा एटम का मास प्रेजेंट होगा उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। आप कैसे बोल सकते हैं कि पूरा एटम का मास न्यूक्लियस के अंदर ही होता है? आप ये पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तो सारे के सारे प्रोटॉन कहां होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो सारा का सारा मास कहां एटम का होगा, न्यूक्लियस के अंदर ही होगा। न्यूक्लियस के बाहर तो इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में, तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का मास ही नहीं होता। तो एटम में सेंटर के बीच जो चीज प्रेजेंट होती है उसे बोलते हैं न्यूक्लियस, और उसी न्यूक्लियस का ही मास होता है, और न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज बॉडी होती है, और उसी पॉजिटिव चार्ज बॉडी में प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, ठीक है। ये बात थी न्यूक्लियस की, और कंप्लीट न्यूक्लियस के बारे में उन्होंने बताया। अच्छा, सेकंड उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, न्यूक्लियस के अराउंड जो पोर्शन बच जाए उस पोर्शन को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, और उसी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में हमारे
इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। बस ये बात उन्होंने कही कि न्यूक्लियस के अराउंड जो पोर्शन होता है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज के अराउंड जो पोर्शन होता है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, और उसी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो थोड़ा सा ऐसा इमेज बन रही है कि जैसे हमारे सन के अराउंड हमारे प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं। तो यहां से उन्होंने कहा कि मेरे मॉडल का नाम है प्लेनेटरी मॉडल, मेरे मॉडल का नाम है प्लेनेटरी मॉडल। ठीक है, जैसे वहां उन्होंने कहा था हमारा जो जे थॉमसन था, उन्होंने कहा था रेजिन पडिंग मॉडल कहा था या वाटरमेलन मॉडल कहा था, तो इन्होंने कहा मेरे मॉडल का नाम प्लेनेटरी मॉडल है या सोलर सिस्टम मॉडल भी नाम है, ऐसा भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो हमने यहां तक डिस्कस किया कंप्लीट रदरफोर्ड को, और रदरफोर्ड को डिस्कस करने से हमें यह कंक्लूड हुआ कि एटम स्फेरिकल तो है, उस स्फेरिकल एटम में सेंटर में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस एक हैवी मास वाली पोर्शन या बॉडी होती है जिसमें पूरा का पूरा एटम का मास लाई करता है, उसमें प्रोटॉन होते हैं, शायद तभी लाई करता होगा, और उसके अराउंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं।